दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का ये तीसरा सेट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। पिछले दो सेट का वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ से आप जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का एक ज़बरदस्त पैकेज आपको मिल सकता है। तो चलिए इस तीसरे वीडियो पर बात करते हैं। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अपने सेट में जगह देता हूं जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, जो मुश्किल पैदा करते हैं। तो चलिए इस सेट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर का जो है वो अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ख, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, यानी पहले अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए। सेकंड है कि निगरानी का स्तर सुधारा जाए। ग है कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा, उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो 2 है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। ख ऑप्शन है इससे शिक्षक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। ग है ऊपर का जो दोनों है, यानी क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है दोनों, यानी इसमें बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है और इससे शिक्षक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, क्योंकि जो भी वहाँ पर संप्रेषण होता है वो मातृभाषा में होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। 4 ऑप्शन। पहला है कि दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करें, ये सोच के छात्रों को अध्यापक को दंड देना चाहिए। ख है कि छात्रों में सुधार पैदा हो, इस भावना से दंड देना चाहिए। ग छात्रों को पीड़ा पैदा हो, इस भावना से, या छात्रों के वो अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ख, यानी छात्रों में सुधार पैदा हो, इस भावना से छात्रों को दंड देना चाहिए। शारीरिक दंड से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकरण में मतलब कि जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में और उस दौरान सेक्स से संबंधित यानी यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स जो होता है उस बच्चों के लिए जो इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, उनमें इस तरह की भावना आना स्वाभाविक है। तो वो हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कैसे रिएक्ट कीजिएगा जब बच्चा हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, उसको उसके अंदर उत्सुकता बढ़ गई उसको जानने को लेकर के, तो आपका जो बिहेव होगा, आप जो वहाँ पर अपने आप को जनरेट कीजिएगा वो किस तरह से कीजिएगा? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप भी उनका साथ देंगे, मतलब आप भी खुल करके इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ख है आप उन्हें दंडित कर देंगे अगर ऐसा वो करेंगे तो। ग है कि आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। और घ है कि ये जो ऊपर के तीनों हैं ये तीनों में से आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ग होगा कि आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सहशिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी यानी सेक्स संबंधी बातें करना कैसा है। सहशिक्षा समझ रहे हैं कि उस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हों, तो वैसे क्लास को सहशिक्षा वाली कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कदापि ठीक नहीं है।
ख है, इस पर उतनी ही बात की जाए जितना कि आपके प्रकरण में आवश्यकता है। ग, इस पर विचार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में किसी तरह की शंका ना हो, संशय ना हो। और घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम प्राथमिक कक्षाओं की बात करते हैं और उस स्थिति में, यानी अगर क्लास 1 to 8 की बात करें, तो वहाँ पर या फिर ऊपर 9th-10th में भी थोड़ा आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा। 6 है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? इस पर 4 ऑप्शन। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। ख है, नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ग जो ऑप्शन है वो कहता है कि हाँ, सहयोग देना चाहिए, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। और घ है कि हाँ, सहयोग देना चाहिए, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है, आपने सही समझा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? यहाँ पर 4 ऑप्शन। नहीं, इसका लागू करना कठिन है। ख है, नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है, इसलिए कोई आचार संहिता नहीं होनी चाहिए। ग ऑप्शन है, हाँ होनी चाहिए, क्योंकि इससे जवाबदेही बढ़ेगी। घ है कि ऊपर का जो 3 है, यानी लागू करना कठिन है, या नहीं क्योंकि अध्यापक का कार्य बहुत जटिल है, हाँ क्योंकि इसकी जवाबदेही बढ़ेगी, ये सभी नहीं होंगे। लेकिन सही जो इसका आंसर है ना, वो है हाँ, आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, यानी शिक्षक की जवाबदेही बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका क्या है? सिंपल भाषा में, सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बराबर, माने प्राइवेट स्कूल के बराबर सरकारी स्कूल को लाने का क्या तरीका हो सकता है? 4 ऑप्शन है आपका। ये देखिए, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का रहता है। ख है ऑप्शन, सरकारी स्कूल में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए। ग है, सरकारी स्कूल में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। और घ कहता है कि जो ख और ग है ये दोनों होंगे, यानी सरकारी स्कूल में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए और सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है ऑप्शन नंबर घ। यानी ऑप्शन नंबर जो घ है कि निगरानी को बढ़ाया जाए और सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है उस प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए, तो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट यानी पब्लिक स्कूलों के बराबर लाया जा सकता है। क्वेश्चन है, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क है कि आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आप उनसे, ख है, आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे। ग है, आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे। घ है, आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर क जो है ये भी नहीं होगा। ग है कि आप अपने काम में लगन और निष्ठा से लगे रहेंगे, तो यानी कि आपका जो गलती है वो आपके सामने आ नहीं पाएगा। और प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करने का क्या अर्थ हुआ? ये तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रिंसिपल को नीचे रखने का प्रयास हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी कि आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षण के लिए ज्ञान,
प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन क है अभिरुचि की, ख है सकारात्मक अभिवृत्ति की, ग है उपरोक्त दोनों यानी अभिरुचि भी और अभिवृत्ति भी, पॉजिटिव अभिवृत्ति, और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी उपरोक्त दोनों यानी अभिरुचि भी और सकारात्मक अभिवृत्ति भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। शिक्षण अभिरुचि क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? शिक्षण अभिरुचि का यानी शिक्षण कार्य में रुचि, रुझान और शिक्षण सिद्धांतों और शिक्षण विधियों को निरूपित करने का जो कौशल होता है वही शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। अब आप ये क्लियर हो गए होंगे कि शिक्षण अभिरुचि क्या होता है। तो मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कर दिया। अब इस पर जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन का शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, ख शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, ग छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, यही शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यह ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब होगा। अब 12 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है? जो प्रौढ़ शिक्षा जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए और उनको एक समय के बाद पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की गई उसी को तो प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। ये जो कार्यक्रम चला तो ये असफल हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए इसके लिए अनुदेशकों की बहाली हुई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था। ख प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना जिससे इनको पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं हो पाई, प्रेरणा नहीं जा सकी। क्योंकि अब ग क्या है कि उचित निगरानी का अभाव, यानी इस पर निगरानी नहीं किया गया कि कितना बेहतर प्रौढ़ कार्यक्रम चल रहा है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये और घ जो है ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर का ये जो तीनों है ये कारण सही हैं जिससे ये असफल हुआ। क्या? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर पर ना बैठे बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें तो इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? आपका क्या सुझाव है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन। शिक्षा को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। अगर ऐसा होगा तो बच्चे बीच में स्कूल छोड़कर नहीं जा सकेंगे, ये ऑप्शन नंबर क कहता है। ख है कि बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो, यानी परीक्षा में अनुत्तीर्णता भी एक कारण हो सकता है जिससे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठ जाते हैं। अब ग क्या कहता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए, यानी जैसे कि मिड डे मील योजना चली, बहुत सी योजनाएं, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सब जो बातें हैं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जितने भी ऊपर का ये ऑप्शन नज़र आपको आ रहे हैं, क, ये ख, ये ग, ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? ध्यान दीजिए, जब देश को स्वतंत्रता मिली तो शिक्षा के माध्यम की समस्या, जो शिक्षा का माध्यम है, मीडियम, उसका हल नहीं हो पाया, जिसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों लगातार इस मामले में शिक्षा नीति बनती रही,
समितियां बनती रही और सब इस पर विशेष जोर देते रहे। आज भी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी शिक्षा के माध्यम पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर का अंग्रेजी का दबदबा होना, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या घ भारत का अन्य यूरोपीय देशों से पारंपरिक संबंध। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ख है, भारत का एक बहुभाषी देश होना। इसीलिए शिक्षा के माध्यम की समस्या लगातार बनी रही है और हल होने में समस्याएं उत्पन्न होती रही है और इस पर लगातार मेहनत किया जाता है, परिश्रम किया जाता है ताकि इसको दूर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का माध्यम कैसी भाषा को बनाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का माध्यम कैसी भाषा को बनाना चाहिए। 4 ऑप्शन है कि जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। कैसी भाषा, भाषा ये भाष लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर ले, भाषा होगा ये। और ख है जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, ग है जो समृद्ध हो, घ है इस जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? देखिए इसके 4 ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए छात्र और शिक्षक जो हैं वो विरोधी होते हैं। ख ऑप्शन कहता है नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। ग कहता है कि हाँ होता है विरोधी, क्योंकि वे स्वतंत्र जीना चाहते हैं। कौन? छात्र, और जिसका अध्यापक अवसर नहीं देते। घ कहता है नहीं, यह सोचना ही गलत है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ख, नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। इसके ये जो है कि साथ छात्र और शिक्षक अगर विरोधी होंगे तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का जो आदान प्रदान है उसमें एक अवरोध पैदा होगा। तो ये कह देना कि छात्र और शिक्षक विरोधी होते हैं, ये गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अपने सेट में जगह देता हूं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जामिनेशन में आपको परेशान कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी क्लियर कर सकता है। तो 17 क्वेश्चन है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। ऑप्शन नंबर क है प्रधानाचार्य का, ख शिक्षाविदों का, ग सरकार का, या घ शिक्षकों का। ध्यान से क्वेश्चन आप एक बार फिर देखें कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। दोस्तों इसमें ना प्रधानाचार्य कुछ कर सकते हैं समस्या को दूर करने का, भले ही वो दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं, शिक्षाविद भी वही कर सकते हैं, सरकार भी वही कर सकता है, लेकिन जो हल कर सकता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो शिक्षकों का, यानी शिक्षकों का दायित्व है हल करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18 जो है, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है। जो ओपन स्कूल होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स आपको करवाते हैं, तो इसमें भी 4 ऑप्शन। यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है, इसमें उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। डेफिनेटली ये तो सही है। ग है इससे घर बैठे पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो जाता है। घ कहता है क और ख दोनों होगा। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर घ, क और ख दोनों, यानी कि यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का क्या लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसमें भी 4 ऑप्शन है कि
इससे छात्र को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। ख कहता है कि इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। ग कहता है कि इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। और घ कहता है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ ही होगा, उपरोक्त सभी। यानी ऊपर के जो ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वो तीनों ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए जनसंख्या शिक्षा को सिलेबस में शामिल किया जाता है और इससे ये लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट उसको बेहतर पाने के लिए एक प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन क है कि अपने छात्र को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए। ख है केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए। ग है स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। ग है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, अपने छात्र को ट्यूशन पढ़ने की सलाह देना तो ये बिल्कुल गलत बात है। केवल मेधावी छात्रों को स्कूल में प्रवेश देना तो फिर कमजोर छात्र को आप कहाँ रखेंगे, वो कौन पढ़ाएगा? तो जो सही जवाब है वो ग होगा कि स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। यहां पर 4 ऑप्शन। परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, ख नैतिक मूल्यों का ह्रास, ग ये दोनों, घ प्रश्न पत्र का कठिन होना। तो देखिए, जो अनुचित साधन का प्रयोग हो रहा है, जो गैजेटेड का इस्तेमाल होता है कि मोबाइल है तो और ब्लूटूथ वगैरह है या फिर बुक्स भी हैं, तो ये सभी जो प्रयोग होता है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क और ख दोनों। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा ग होगा। यानी क्या है कि परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है, जिससे परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग निरंतर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक कारण नहीं है, 3 कारण है। तो क है कि अध्यापकों के शिक्षण में कमी, ख है बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, ग है जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना और घ है परिवेश की भिन्नता का होना। तो दोस्तों, इसमें आप सोच लीजिए कि एक छात्र बहुत बेहतर उपलब्धि प्राप्त करता है और एक छात्र पीछे रह जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर क, यानी अध्यापकों के शिक्षण में कमी। ऐसा नहीं है। बाकी ये तीनों जो यहाँ पर ऑप्शन हैं, ये तीनों पॉइंट जो है ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता है कि अध्यापक के शिक्षण में कमी है जिसके कारण उपलब्धि में भिन्नता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। ख है अध्यापकों की लापरवाही के कारण समाज को योग्य छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। ग कहता है कि अध्यापक ही छात्रों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं, पढ़ने के बाद ये भ्रष्ट हो जाते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि अध्यापक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। घ है कि उपरोक्त सभी कारण है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर क है, यानी कि समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट, छात्र और अध्यापक के बीच अच्छे संबंध नहीं है, इसका क्या कारण है? पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, छात्र और शिक्षक विरोधी होते हैं। अब जो यहाँ पर और क्वेश्चन है कि छात्रों और अध्यापकों के बीच आज के समय में अच्छे संबंध नहीं होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, ख अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी,
छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, या क और ख दोनों, यानी अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, या और ख प्लस अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो ऑप्शन नंबर घ ही होगा, यानी कि अध्यापकों के उदासीन व्यावसायिकता भी है इसका कारण, और अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी हो गई है आज के समय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपने सेट में जगह दूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन क्या मैंने पढ़ा कि विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र को में क्या लाभ हुए, शिक्षा के क्षेत्र को क्या फायदा हुआ। यहाँ पर 4 ऑप्शन। शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है, बहुत अच्छी बात है, सही में मिली है। पुस्तकों के स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, क्योंकि बच्चे इससे जागरूक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। ग है शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है, यह भी सही है। घ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए एक सेट लेकर के आया और 25 क्वेश्चंस का ये सेट है, और सभी क्वेश्चंस एक पर एक हैं दोस्तों। आप अंदाजा लगा लिए होंगे, अगर आप अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आपको इससे बहुत ही लाभ पहुंचा होगा।